नमस्कार मित्रों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित हमारी एक सीरियल चल रही है जिसमें राजस्थान जीके पूर्व परीक्षा में आए हुए सवाल एवं कुछ नए सवाल है उनके बारे में चर्चाएं होती है। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षा में आने लायक है। अभी परीक्षाएं होनी है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो फरवरी में आयोजित होनी है, तो राजस्थान जीके में लेकर आपके सामने रोजाना आता हूं। उसी की बात ही आज भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो बेहद ही खास होने वाले हैं। और बरबड़ एकेडमी पर हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षण विद्या संचालित है। जो भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है दोस्तों, वो है सहरिया। सहरिया जनजाति है जो भारत सरकार ने आदिम जनजाति का दर्जा दिया है दोस्तों, ध्यान में रखें। लिंगानुपात से क्या आशय है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। लिंगानुपात से क्या आशय है? प्रति 1000 महिलाओं व पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों व स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 पुरुषों व स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर 5,000 स्त्रियों की संख्या। दोस्तों, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं उनकी संख्या, 1000 अनुपात जो भी स्त्रियां हैं उनकी संख्या, ये लिंगानुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। दोस्तों, 66.11%, ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति रहती है? राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति रहती है? तो डूंगरपुर जिला एक ऐसा है, डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति रहती है, ये ध्यान रखें। डामोर जनजाति का संबंध किस जिले से है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो डूंगरपुर जिला है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति रहती है? सांसी भरतपुर में रहती है दोस्तों, ध्यान रखें। सांसी जनजाति भरतपुर में रहती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति बारां में पाई जाती है। बारां जिला है, वहां सहरिया पाया जाता है, तो ध्यान रहे। डामोर जनजाति है डूंगरपुर, और सांसी जनजाति है धौलपुर, और सहरिया जनजाति है दोस्तों वो आपकी बारां जिला है। आगे मैं बात करूं, नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। तो इसमें दोस्तों होगा कोटा, उत्तर सही होगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है दोस्तों, ध्यान रखें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता 52.12% है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है 52.12%। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले के साथ संबंध रखता है? तो यहाँ धौलपुर होगा। यह अभी सेट परीक्षा में पूछा गया, स्नातक लेवल सेट था, उसमें यह सवाल पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों धौलपुर है। अभी पूछा है, करंट में सवाल पूछा है यह, तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखें। आगे और भी पूछ सकते हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? कि थार का रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में है, वो लगभग 61% है, 61% भाग है। 61% पर जनसंख्या कितनी रहती है दोस्तों? तो 40% जनसंख्या रहती है, ये ध्यान रखें। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। 61% भाग है और उस पर
थार के रेगिस्तान में 40% लोग रहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले में हुई? तो यह धौलपुर में हुई। धौलपुर जिला बाड़मेर उत्तर सही है। राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की हुई? तो दोस्तों ध्यान रखें, बाड़मेर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 6.85 करोड़। लगभग 6.85 करोड़। 2 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं राज्य पशु ऊंट के बारे में। राज्य पशु ऊंट के बारे में बात करूं तो देखिए, पालतू पशु श्रेणी में ये राजकीय पशु भी है, पालतू पशु की श्रेणी में आता है और राजकीय पशु भी इसको घोषित कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में बीकानेर में राज्य कैबिनेट की एक बैठक सरकार आपके द्वार अभियान का नाम था सरकार आपके द्वार अभियान के तहत दिनांक 30 जून 2014 को हुई, जिसमें ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। 30 जून 2014 को सरकार आपके द्वार बैठक के तहत, कैबिनेट की बैठक के तहत ऊंट को राज्य पशु घोषित किया और इसके लिए अधिसूचना सितंबर 2014 में जारी हुई। वैज्ञानिक नाम है कैलेमस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। मरुस्थल का इसका जाज कहते इसका उपनाम है और देश में राजस्थान का अंश है ऊंट का 84% और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर जिले में है। जोड़बीड़ जो बीकानेर में एक जगह है जोड़बीड़, जहां राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये ध्यान रखें। स्थापना जोड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना 1984 में ऊंट निदेशालय ने किया और बाद में 20 सितंबर 1995 को अनुसंधान केंद्र के रूप में क्रियान्वित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान यहां बनाया गया जोड़बीड़ बीकानेर में। फिर है महोत्सव, तो देखिए बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है और कई बार यह सवाल परीक्षा में आया हुआ है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जनवरी माह में। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है यह भी पूछा गया कई बार। बीकानेर है। और नस्लों में देखें तो नाचना सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ऊंट की। नाचना जैसलमेर में एक जगह है नाचना, वहां के ऊंट सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर ऊंट है। और गोमट फलोदी के आसपास में है गोमट, वहां के ऊंट अच्छे हैं, सुंदर है, भार ढोने में अच्छे हैं। फिर है ऊंट वध व निर्यात संबंधी अधिनियम 2014 में बना, 25 फरवरी 2016 में बजट में यह प्रकाशित हुआ। अब देखिए उस्ता कल्ला के बारे में। ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, उस कल्ला को उस्ता कल्ला कहते हैं और इस कल्ला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। स्थानीय इस कल्ला का नाम है मुनवती कल्ला। स्थानीय नाम मुनवती कल्ला है और कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें। रहबारी राई का एक ऊंट पालन करने वाला समाज या जाति है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। ऊंट के आभूषण बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ऊंट के आभूषण एक तो गोरबंद, तंग, नेवर, पिलान, मोरखा और परचनी, बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। ऊंट के आभूषणों का अगर पूछ लिया जाए इनमें से ऊंट का आभूषण है या पूछ ले परचनी आभूषण धारण करते हैं ऊंट के, बैल के, महिला के, किस तरीके से भी बोर्ड पूछ सकता है, तो बहुत अच्छा सवाल है। गोरबंद, तक, नेवर, पिलान, मोरखा, परचनी। आगे मैं बात करूं राज्य पशु चिंकारा के बारे में। देखिए दोस्तों, तो वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। अधिसूचना जारी हुई 22 मई 1981 को, यह भी ध्यान रखें। और राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा इसको मिला गया। वैज्ञानिक गजेला बनेटी है इस हिरण का नाम, गजेला बनेटी है, तो कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। राज्य पक्षी गोडावण के बारे में दोस्तों बात करूं तो 1981 में इसकी अधिसूचना जारी हुई और राजस्थान का राज्य पक्षी का इसको दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है ना,
ट्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। अन्य नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो कई बार पूछा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया और गुदनमेर और हुकना भी बोलते हैं। किस पक्षी को हुकना बोलते हैं? तो गोडावण को। किस पक्षी को गुदनमेर बोलते हैं? गोडावण को। सोन चिड़िया बोलते हैं गोडावण को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं गोडावण को। प्रमुख इसका गोडावण का निवास स्थान है मरु उद्यान जैसलमेर में, दोस्तों ध्यान रखें। और दूसरा है सोरसन बारा और तीसरा है सौकलिया। ठीक है ना, 3 जगह गोडावण का संरक्षण है। और सम जैसलमेर में गोडावण के लिए कृत्रिम प्रजनन बनाया गया है। सम जैसलमेर में गोडावण के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया गया है। सोरसन बारा गोडावण संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है ना, और गोडावण के ऊपर डाक टिकट भी जारी किए गए। डाक टिकट जारी किए ₹2.30 का 1 नवंबर 1980 को जारी किया गया। विश्व में सर्वाधिक गोडावण भारत में है। विश्व में सर्वाधिक गोडावण भारत में है। भारत में सर्वाधिक गोडावण राजस्थान में है, ये ध्यान रखें। 13वां कॉप सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ फरवरी 2020 को। गोडावण पक्षी विलुप्त होने के कगार पर होने के कारण CMC सूची में शामिल किया गया है, रेड डाटा बुक में दर्ज हुआ है। अब मैं बात करूं खेजड़ी के बारे में, दोस्तों अधिसूचना जारी हुई 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी की राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोफिस सिनेरिया। और डाक टिकट जारी हुआ था इसके ऊपर 60 पैसे का। 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी हुआ। अन्य नाम है खेजड़ी के उपनाम है राजस्थान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष। इतना ध्यान रखें खेजड़ी के बारे में, कोई भी सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। आगे और भी नाम है खेजड़ी के बारे में, देखिए दोस्तों। स्थानीय नाम है सिमलो भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं। ग्रंथों में इनका नाम समी भी मिलता है, दोस्तों ये भी ध्यान रखें। और किस्म कैसी है? थार की शोभा के नाम से जानी जाती है खेजड़ी। पूजा, दशहरे की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। और मेला खेजड़ी वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर के पास है। विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जो भाद्रपद कि शुक्ल दशमी को यह मेला भरा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखें, कई बार यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। राज्य चिन्ह बीकानेर राज्य चिन्ह में खेजड़ी है। बीकानेर राज्य का जो चिन्ह है वो खेजड़ी है। प्रतीक शीतला माता की प्रतीक पूजा के रूप में खेजड़ी की होती है। और दूसरी बात, रामाष्टमी घटना 1604 में हुई थी। सबसे पहले खेजड़ी से पहले रामाष्टमी घटना हो चुकी थी। खेजड़ी रक्षार्थ हेतु कर्मा गोरा ने यहाँ बलिदान दिया 1604 में। जो रामाष्टमी एक गांव है जोधपुर जिले में, खेजड़ी की रक्षा के लिए कर्मा गोरा ने यहाँ बलिदान दिया। उसके बाद में खेजड़ी घटना घटी। यह पोलावास घटना मेड़ता के पास जो 1700 में घटित हुई। यहाँ वुंचोजी नामक व्यक्ति ने खेजड़ी रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया, यह भी ध्यान रखें। और खेजड़ी जो जोधपुर की घटना, 3 घटनाएं मैंने आपको गिना रहा हूं, 2 मैंने गिना दी, तीसरी घटना है खेजड़ी घटना। खेजड़ी घटना 28 अगस्त 1730 को हुई थी। 28 अगस्त 1730 को हुई थी। 363 स्त्री और पुरुषों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया, जिसका नेतृत्व अमृता देवी विश्नोई ने किया था। आज खेजड़ी में अमृता देवी का स्मारक बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है ना, 3 घटना है, एक रामाष्टमी की घटना, एक पोलावास की घटना और एक खेजड़ी गांव की घटना। 3 घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं रोइडा वृक्ष के बारे में। अधिसूचना जारी हुई थी 31 अक्टूबर 1983 को, दोस्तों ध्यान रखें। 31 अक्टूबर 1983 राजस्थान का राज्य पुष्प का दर्जा रोइडे को मिला हुआ है। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ये ध्यान रखें। अन्य नाम है राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। अब मैं बात करूं घूमर नृत्य के बारे में। राजस्थान राज्य का जो नृत्य है घूमर, राजस्थान लोक नृत्यों में ये सिरमौर नृत्य है। राजस्थान नृत्यों की आत्मा भी है, इसको कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी घूमर को कहा जाता है। यह राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य माना जाता है घूमर। राजस्थान में भील जाति का अभिलाक्षणिक नृत्य भी इसको माना जाता है। सवाई घूमर नृत्य के समय होने वाली विशेष चाल है। सवाई घूमर नृत्य के होने पर एक विशेष चाल है जिसको सवाई कहते हैं, दोस्तों ध्यान रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं
तो देखिए बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कब देना शुरू किया था। बहुत अच्छा सवाल है। 1728 में खिराज देना शुरू किया था और अच्छा प्रश्न है ये, आगे परीक्षा में आ सकता है। और आगे अगला प्रश्न है, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब शुरू की थी। तो 1817 से और 18 के बीच में संधियां करनी शुरू कर दी। राजस्थान के जो राजपूत शासक थे अंग्रेजों से संधियां शुरू कर ली थी, ठीक है ना। सबसे पहले करौली के शासक ने संधि की थी और सबसे अंतिम संधि सिरोही के शासक ने की थी, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं हुडा सम्मेलन नहीं, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि हस्ताक्षर कब किए थे, उनके बारे में बात करूं। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि हस्ताक्षर कब किए, तो 1823 में किए थे सिरोही ने हस्ताक्षर। सिरोही ऐसी रियासत है जो संधि पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत है दोस्तों, और पहली रियासत करौली मानी जाएगी। किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। सिरोही एक ऐसी रियासत थी, सिरोही, जिसने संधि नहीं की थी। बाकी सभी राज्यों ने संधि कर ली थी। सिरोही राज्य ने 1823 में अंतिम संधि सिरोही की मानी जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही गुड सवाल है, ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं स्वाई जय सिंह के बारे में दोस्तों, तो स्वाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी 1743 में, यह ध्यान रखें। और पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राधाबाई को भेजा है, राधाबाई को भेजा है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा, राधाबाई को भेजा। तो राधाबाई का संबंध पेशवा बाजीराव से है, किसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, या किसको भेजा, राधाबाई को भेजा, कब भेजा, 1735 में भेजा, इतना आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे मैं बात करूं हुडा सम्मेलन के बारे में दोस्तों, निम्नलिखित में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी। ये राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन था और असफल हो गया था, क्योंकि राजपूत राजाओं ने इसमें सहयोग नहीं किया, इसलिए असफल हो गया था। हुडा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको हुडा सम्मेलन नाम दिया गया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था, शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने मराठा शक्ति को वापस संगठित किया था। बहुत अच्छा सवाल है। आगे सवाल है दोस्तों, राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो इसमें भरतपुर आएगा। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को संधि की थी, ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है अदहनामा क्या है, तो अदहनामा एक समझौता है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, अदहनामा एक समझौता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीछे सवाल आया था अभी राधाबाई वाला, जो 1735 में पेशवा बाजीराव ने भेजा राजस्थान में आकलन करने के लिए, तो राधाबाई नाम है, और वो भी इतना महत्वपूर्ण है जितना ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अदहनामा क्या है, अदहनामा एक समझौता प्रपत्र है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है, तो ये खिराज कर है, भूमि पर लगता है। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा होगा, तो चौथ होगा, ठीक है। मराठों द्वारा अन्य शासकों से जो कर लिया जाता है उसको चौथ कहा गया। आगे मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहां प्रवेश किया था, तो मेवाड़ में किया था, ध्यान रखें। मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया और 1711 में प्रवेश किया था, यह भी आप दोस्तों ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हुडा सम्मेलन, अभी पीछे बात हुई थी, हुडा नामक स्थान पर हुआ था हुडा सम्मेलन। राजपूत राजाओं का सम्मेलन था, राजपूत राजाओं ने सहयोग नहीं किया, इसलिए असफल हो गया। और हुआ कब है, तो ध्यान रखें दोस्तों, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, हुडा सम्मेलन है वो निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया। कोटा के महाराव दुर्जनशाल और आमेर के स्वाई जय सिंह और जोधपुर के अभय सिंह, इन सभी शासकों ने भाग लिया। और अगला प्रश्न है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री
चंद्र कुंवर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? तो आमेर के स्वाई जय सिंह के साथ हुआ था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह चंद्र कुंवर बाई का विवाह है आमेर के स्वाई जय सिंह के साथ हुआ है। अच्छा सवाल है। आगे देखिए, कुछ संस्थाएं हैं, संस्थाओं के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में चांदमल सुराणा ने की थी। नोट 1924 में से मारवाड़ हितकारिणी संघ में शामिल किया गया। और पहले 1920 में तो मारवाड़ सेवा संघ थी, उसके बाद में इसको 1924 में मारवाड़ हितकारिणी संघ में शामिल कर लिया गया। फिर है मारवाड़ यूथ लीग 1931, जोधपुर जयनारायण व्यास ने स्थापना की, संस्थापक है। और प्रताप सभा 1915 उदयपुर बलवंत मेहता ने की। खांडलाई आश्रम 1934 माणिकलाल वर्मा ने की। वनवासी सेवा संघ 1936 मोतीलाल तेजावत ने की। अखिल भारतीय 1927 बंबई बहादुर रामचंद्र ने की। और संप सभा 1883 सिरोही गुरु गोविंद गिरी ने की। ठीक है ना। परोपकारी सभा 1883 उदयपुर दयानंद सरस्वती ने की। वीर भारत सभा 1910 कोटा के सिंहवाड़ गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इसमें 3 है दोस्तों, ध्यान रखें। वीर भारत सभा के अंदर 1910 में हुई थी कोटा में, के सिंहवाड़ गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक की 3 लोग थे इसकी स्थापना करने वाले। अब मैं बात करूं जैन वर्धमान विद्यापीठ 1907 जयपुर अर्जुन लाल सेठी ने स्थापना की। चरखा संघ 1927 जमनालाल बजाज ने की। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की। और राजपुतना देशी राज्य परिषद 1928 विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने की। दोस्तों, एक सेवा संघ है, आपके पेपर में 100% आएगा। राजस्थान जीके का जब पेपर होता है तो 1% 100% आता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखें, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखें 13.5% अनुसूचित जनजाति है, यह आप ध्यान में रखें। और 11 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो आपको पता ही होगा, डूंगरपुर जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात 888 है दोस्तों, 888। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लिंगानुपात बढ़ गया, 947 हो गया दोस्तों, ये भी आप नजर में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया है शहरिया जनजाति अभी हो गया है। लिंगानुपात 2 नंबर सही प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये भी हो गया। और 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान कुल साक्षरता कितनी है? 66.11, ये भी हो गया। ठीक है ना। और डामोर जनजाति ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया। ये भी हो गया। पश्चिमी राजस्थान 61% भूभाग पर कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 40%, ये भी हो गया दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। कल नए तथ्य के साथ फिर हाजिर होने की कोशिश करूंगा, तब तक इजाजत दीजिए। बरबर यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।